हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज के इस वीडियो में हम लोग आपका कैपेसिटर चैप्टर का ओवरव्यू करेंगे और सीखेंगे कि कैपेसिटर क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है, इसमें एनर्जी स्टोर होती है तो कैसे एनर्जी स्टोर होती है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, इसके पीछे की फिजिक्स क्या है। और हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर और इनके फॉर्मूले क्या होते हैं, हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर हमें किसी कैपेसिटर की कैपेसिटी बढ़ानी है, इंक्रीज करनी है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, इसका हम डिस्कशन करेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की बात करेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या फॉर्मूला होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या फॉर्मूला होता है। तो डिफरेंट फॉर्मूले के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ओवरव्यू करेंगे। एनर्जी स्टोर होती है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो डिफरेंट टॉपिक्स पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और कैपेसिटर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि कैपेसिटर एसी को अलाउ करता है और डीसी को अलाउ नहीं करता है, तो इनके क्या कारण होते हैं। तो इन सब चीजों का डिस्कशन आज की वीडियो में होने वाला है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना इस चैप्टर का ओवरव्यू। लेट्स स्टार्ट। अगर हम कैपेसिटर की वर्किंग को एक एग्जांपल से समझें तो यहाँ पे मैंने एक वाटर टैंक का एग्जांपल लिया है। केस 1 में मैंने क्या किया है कि ये जो वॉल V1 है और V2 दोनों क्या है, ओपन है। तो क्या होगा, वॉल V1 से क्या होगा, वाटर एंटर करेगा और वॉल V2 से क्या होगा, वाटर एग्जिट करेगा। तो इस केस में क्या होगा कि वाटर का जो सप्लाई है वो कंटिन्यूस चलती रहेगी। ठीक है, V1 से वाटर एंटर करेगा और V2 से वाटर क्या करेगा, एग्जिट। तो पूरा मेरा वाटर की सप्लाई चेन कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, लेकिन अगर हम सेकेंड केस की बात करें, अगर हमने V1 वॉल्व को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया और V2 वॉल्व को क्या कर दिया, ओपन रखा, तो क्या होगा, जब तक मेरा वाटर टैंक खाली नहीं हो जाएगा तब तक V2 से क्या होगा, वाटर क्या होगा, एग्जिट करता रहेगा। ठीक है, और जैसे अगर हमें लगने लगे कि V2 से वाटर ख़त्म हो रहा है, वाटर सप्लाई ख़त्म होने वाली है, तब अगर हम फिर से V1 को ओपन कर दें तो फिर से वाटर टैंक फिलअप हो जाएगा और फिर से हमारी वाटर सप्लाई चालू रहेगी। तो यही काम हमारा कैपेसिटर का भी होता है। कैपेसिटर भी क्या करता है कि वो क्या करता है, किसी एनर्जी सोर्स से एनर्जी ले लेता है और अगर एनर्जी सोर्स नहीं रहेगा तो वो क्या करता है, सर्किट को एनर्जी प्रोवाइड कराता रहता है कुछ समय के लिए। ठीक है, तो अब हम एक और एग्जांपल से इसको हम समझना चाहेंगे। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं एक और एग्जांपल की तरफ हम लोग। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक बल्ब के अक्रॉस हमने एक कैपेसिटर लगाया है। तो कैपेसिटर स्टार्टिंग में तो डिस्चार्ज रहता है, तो इस ये क्या करेगा कि हमारा बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा इस केस में। अब अगर हमने क्या किया कि इस कैपेसिटर के अक्रॉस हमने एक बैटरी लगा दी, तो बैटरी लगाने से क्या होगा कि ये बैटरी से जो करंट जाएगा, वो जो इलेक्ट्रॉन होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर भी जाएंगे और ये क्या होगा, मेरा जो बल्ब है वो क्या करने लगेगा, ग्लो करने लगेगा। ठीक है, लेकिन इसमें अगर हम एक केस ये कर दें, अगर कुछ समय के लिए अगर हम इस बैटरी को रिमूव कर दें सर्किट से, तो इसके बाद भी क्या होगा, जो मेरा कैपेसिटर है वो क्या करेगा, हमारे बल्ब को एनर्जी प्रोवाइड कराएगा और ये जो मेरा बल्ब है वो ग्लो करता रहेगा। ठीक है, तो ये कैपेसिटर ने क्या किया इस केस में उसने क्या किया कि बैटरी से एनर्जी ली और उसको क्या कर दिया, उसकी एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर लिया और जब सर्किट को ज़रूरत हुई उसने सर्किट में ये एनर्जी को प्रोवाइड करा लिया। ठीक है, तो यही कैपेसिटर का काम होता है, वो क्या करता है, किसी सर्किट में एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक है, अब अगर हम लोग सिंबल ऑफ कैपेसिटर की बात करें कि कैपेसिटर को किसी सर्किट पे रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो यहाँ पे आप 3 फिगर देख रहे होंगे। पहले फिगर में मैंने क्या किया हुआ है, 2 पैरेलल लाइंस दिखाई हैं, इसका मतलब क्या है, ये कैपेसिटर का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, सेकंड फिगर में मैंने क्या है, सेकंड फिगर की तरह भी रिप्रेजेंट हो सकता है, इसमें मैंने क्या, एक स्ट्रेट लाइन है और एक क्या है, हल्की सी टिल्टेड है, मुड़ी हुई है। ठीक है, तो जो मुड़ी वाली होती है वो नेगेटिव होती है और जो स्ट्रेट वाली होती है वो मेरी पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है।
ठीक है। थर्ड केस में हमने क्या किया है कि एक एरो लगा दिया है इस कैपेसिटर के अक्रॉस। तो जब हमने एरो लगा दिया है तो इसका मतलब क्या है कि जो मेरा कैपेसिटर है उसकी वैल्यू को हम क्या करा सकते हैं, वेरिएट करा सकते हैं विद इन द रेंज ऑफ दैट कैपेसिटर। तो सपोज करो अगर उस कैपेसिटर में 9 माइक्रोफैरेड टू 12 माइक्रोफैरेड लिख रखा है तो इसका मतलब क्या है, हम उस कैपेसिटर की वैल्यू 9 माइक्रोफैरेड से 12 माइक्रोफैरेड तक हम वेरिएट करा सकते हैं। सो ये अलग अलग कैपेसिटर का रिप्रेजेंटेशन होता है। अभी तक हम लोग कैपेसिटर की बात कर रहे थे, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होता है व्हाट इज कैपेसिटेंस। ठीक है, तो जैसा कि नाम से क्लियर है, कैपेसिटेंस मीन्स व्हाट इज इट्स कैपेसिटी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम एक ऑब्जेक्ट की बात करें, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट दिखाया है यहाँ पे, और मैंने ये माना कि इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इस ऑब्जेक्ट के अगर मैं पॉइंट ए पे पोटेंशियल की बात करूं कि मुझे अगर ये बताना हो कि इस ऑब्जेक्ट के पॉइंट ए पे पोटेंशियल कितना होगा, तो मैंने सपोज किया कि इससे एक डिस्टेंस, इन्फिनाइट डिस्टेंस पे एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है, और क्यू नॉट जो होता है, जो टेस्ट चार्ज होता है, जो परीक्षण आवेश होता है, वो कन्वेंशनली मेरा क्या लेते हैं हम लोग, पॉजिटिव चार्ज। तो उस पॉजिटिव चार्ज को पॉइंट ए तक लाने में हमें कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि टेस्ट चार्ज मेरा पॉजिटिव चार्ज है और बॉडी पे जो मेरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इस टेस्ट चार्ज को इस बॉडी के ए पॉइंट तक लाने में हमें कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। तो वो जो वर्क डन होगा इस बॉडी में पोटेंशियल के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस बॉडी के ए पॉइंट पे हम पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि अगर हमने इस बॉडी पे पोटेंशियल की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया, मतलब अगर हमने क्या किया, इस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू को हमने बढ़ा दिया और पॉजिटिव चार्ज दे दें, तो अगर हम और पॉजिटिव चार्ज देंगे तो टेस्ट चार्ज को इस बॉडी के ए पॉइंट तक लाने में हमें और ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, फिर अगर हम और चार्ज बढ़ा दें तो फिर से क्या होगा, इस चार्ज को लाने में और ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि जैसे जैसे हम चार्ज की वैल्यू को बढ़ाते हैं वर्क डन इंक्रीज होगा, मीनवाइल हमारा पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो यहाँ से हम एक चीज़ निकाल सकते हैं, डेट इज़ Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। चार्ज जो होता है वो पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है, और इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट C का यूज़ करते हैं, और ये क्या होता है, कैपेसिटेंस। ठीक है, और इस कैपेसिटेंस की जो यूनिट होती है वो फैरेड होती है, और काफ़ी ज़्यादा माइक्रोफैरेड, नैनोफैरेड इन सब का यूज़ होता है। अब अगर हम टाइप्स ऑफ कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर जो होते हैं कई टाइप्स के होते हैं। ये स्फेरिकल होते हैं, कोसेंट्रिक कैपेसिटर होते हैं, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होते हैं, रेक्टेंगुलर कैपेसिटर होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू शेप डिफरेंट टाइप्स के कैपेसिटर होते हैं। ठीक है, अगर हम स्फेरिकल कंडक्टर की बात करें तो इन स्फेरिकल कंडक्टर के केस में इसका जो कैपेसिटेंस होगा उसकी वैल्यू होगी C = 4πε0 टाइम्स R, जहाँ पे R क्या है, इसकी रेडियस। ठीक है, अब अगर हम कैपेसिटेंस ऑफ ए कोसेंट्रिक स्फेयर, मैंने एक ऐसा स्फेयर लें जिसके इनर रेडियस क्या हो, स्मॉल a, और एक्सटर्नल रेडियस क्या हो, आपकी स्मॉल b। ठीक है, और दोनों के सेंटर क्या है, सेम है। ठीक है, तो इस केस में जो हमारे कैपेसिटेंस आएगा वो होगा 4πε0 होल अपॉन 1/a माइनस 1/b। अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करें कि जो मेरी प्लेट्स हैं उनके बीच में डाइलेक्ट्रिक है और जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसका k है, तो इस केस में जो कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होगा डेट इज C = K∈0 A/D होगा, जहाँ पे D क्या है, दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस है, और A जो है वो कैपेसिटर का जो ए प्लेट है उन प्लेट्स का क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। ठीक है, अब यहाँ इस फिगर से हम लोग एक चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ से हम C की वैल्यू को वेरिएट करा सकते हैं। अगर हम जो डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू को अगर हम इंक्रीज़ कर दें तो हमारे कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज़ हो सकती है, या अगर हम क्रॉस सेक्शन एरिया को अगर हम इंक्रीज़ कर दें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है वो C के, तो इसके कारण भी हम इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू को इंक्रीज़ कर सकते हैं।
और c जो है वो डिस्टेंस के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट है। अगर हम डिस्टेंस को डिक्रीज़ करेंगे तो इनके कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी, और अगर हम इसके डिस्टेंस को अगर हम इंक्रीज़ कर देंगे तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस की वैल्यू को हम लोग वेरिएट करा सकते हैं, चेंज करा सकते हैं। अब अगर हम एनर्जी स्टोरेज इन कैपेसिटर की बात करें कि कैपेसिटर में एनर्जी कितनी स्टोर होती है, तो आपको एनर्जी स्टोर का कॉन्सेप्ट तो समझ में आ ही गया होगा कि जब मेरे बैटरी से क्या होता है, प्लस चार्ज एंड माइनस चार्ज जब मेरे फ्लो करते हैं तो पॉजिटिव टर्मिनल से मेरे चार्ज क्या होते हैं, एक प्लेट पे टर्मिनेट हो जाते हैं, और नेगेटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं वो क्या होते हैं, एक प्लेट पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं। ठीक है, तो इन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को इन प्लेट्स में होल्ड करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है कैपेसिटर में। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला आता है दैट इज़ हाफ CV² आता है। ठीक है, और इसका एक और फॉर्मूला होता है दैट इज़ 1/2 Q²/C, और इसका थर्ड फॉर्मूला होता है दैट इज़ 1/2 Q×V। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, काफ़ी जगह यूज़ होता है। ठीक है, तो कई बार ये क्वेश्चन होता है ना कि हमारा कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर हो रही तो भाई कितनी हो रही है। अल्टीमेटली हमें जो भी डिवाइस बनानी है, जो भी कैपेसिटर का यूज़ करना है वो एनर्जी के अकॉर्डिंग ही यूज़ करना है। तो कितना एनर्जी स्टोर कर रहा है वो हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर हम एनर्जी डेंसिटी की बात करें कि किसी संधारित्र के ऊर्जा घनत्व की, तो ऊर्जा घनत्व जो होता है जैसे कि नाम से क्लियर है कि इसकी यूनिट डेंसिटी में, एकांक घनत्व में कितनी ऊर्जा स्टोर हो रही है। तो जब हम डेंसिटी की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, हमें डेंसिटी से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड देना पड़ेगा। और डेंसिटी क्या होता है, एरिया इंटू डिस्टेंस। तो अगर हमने एनर्जी जो कैलकुलेट की थी अभी, उस एनर्जी को अगर हम डेंसिटी से डिवाइड दे देंगे तो हमें क्या पता लग जाएगा, एनर्जी डेंसिटी, ऊर्जा घनत्व। तो इसका जो फॉर्मूला आता है वो आता है 1/2 ε0 KE²। और अगर हम एयर या निर्वात वैक्यूम की बात करेंगे तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 ε0 टाइम्स E²। अब अगर हम किसी डाइलेक्ट्रिक प्लेट्स के बीच में अगर हम कोई स्मॉल थिकनेस स्मॉल t का कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हम इंसर्ट कर दें पार्शियली, तो उसके कारण कैपेसिटेंस कितना होगा हम उसको देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिनके बीच की डिस्टेंस क्या है, स्मॉल d, और उनके बीच में मैंने स्मॉल t थिकनेस का के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला एक मटेरियल को क्या किया है, पार्शियली इंसर्ट कर दिया है। ठीक है, तो अब इसके कारण जो कैपेसिटेंस की वैल्यू आएगी डेट इज C=ε0 A होल अपॉन d - t प्लस t/k होगा। ठीक है, तो ये कौन सा फॉर्मूला हुआ, जब मैंने पार्शियली कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मैंने प्लेट्स के बीच में इंसर्ट कर दिया है। ठीक है, अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखेंगे, अगर मैं t की वैल्यू 0 कर दूं तो t की वैल्यू 0 करने से मेरी c की वैल्यू हो जाएगी ε0 A/d, और ये वही फॉर्मूला बन जाएगा जो मैंने अभी लास्ट में बताया था पहले कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। अब हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की बात करते हैं। तो अगर मैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन की बात करूं तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में क्या होगा, हम कैसे पहचानेंगे कि अगर मेरा सोर्स से जो चार्ज है वो हर कैपेसिटर में सेम जा रहा है, क्यों क्या हो रहा है, तीनों कैपेसिटर में सेम जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरे जो कैपेसिटर हैं वो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में है। और सीरीज़ कॉम्बिनेशन के केस में जो इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आएगा डेट इज़ 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 होगा। ठीक है, और अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करें तो इसको हम कैसे पहचानेंगे कि अगर जो मेरा बैटरी से जो मेरा चार्ज निकल रहा है अगर वो क्या हो जाए, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, हर कैपेसिटर पे अलग अलग जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा कॉम्बिनेशन है वो क्या होगा, पैरेलल प्लेट का। तो इस केस में मेरा क्या होगा, पैरेलल कैपेसिटर का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होगा डेट इज C=C1 + C2 + C3 होगा। ठीक है, तो आपने देखा होगा, आपने हाई स्कूल में जो रेजिस्टेंस के फॉर्मूले याद किए थे, जो रेजिस्टेंस में जो सीरीज़ का फॉर्मूला आया था R = R1 + R2 + R3, और पैरेलल में क्या आया था डेट इज़ 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3।
तो कैपेसिटर और रेजिस्टेंस के केस में क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, अपोजिट रिलेशन टाइप का होता है। तो इस तरीके से भी आप लोग याद कर सकते हो, क्योंकि आप लोग हाई स्कूल से बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर रहते हो। अब हम लोग डिस्कस करेंगे वाई कैपेसिटर अलाउ एसी एंड ब्लॉक डीसी। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम उस केस की बात करते हैं जब हमने कैपेसिटर के अक्रॉस क्या लगाया है, डीसी सोर्स, ठीक है। तो आप इस फिगर में देख रहे हो मैंने कैपेसिटर के अक्रॉस क्या लगाया है, डीसी। डीसी मीन्स कोई बैटरी लगाई है। तो डीसी सोर्स क्या होता है, जिसकी पोलैरिटी क्या होती है, सिंगल पोलैरिटी होती है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इसमें बेसिक फिनोमेना क्या हुआ कि जब मेरा बैटरी नहीं था तब तो कैपेसिटर जो था मेरा डिस्चार्ज था, लेकिन जैसे ही मैंने इसमें बैटरी लगाई तो यहाँ से क्या होगा, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मूव करेगा और इस प्लेट 2 सेकेंड पे जाके एक्वायर हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन के अपोजिट में हमारी कन्वेंशनल करंट फ्लो करती है, तो कन्वेंशनल करंट जो है वो कहाँ से कहाँ फ्लो होगी, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। लेकिन होगा क्या कि जैसे इस नेगेटिव टर्मिनल से और इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और वो प्लेट सेकेंड की तरफ जो पहले से इलेक्ट्रॉन थे वो उसको क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। फिर और इलेक्ट्रॉन जाएंगे, वो यहाँ पे जो पहले से इलेक्ट्रॉन है वो और उसको क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। फिर यहाँ पे भी क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्या होगा, प्लेट फर्स्ट पे एक्युमुलेट हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, प्लेट सेकेंड पे एक्युमुलेट होता जाएगा। तो जिसके कारण क्या होगा कि जो मेरे चार्ज हैं, जो इलेक्ट्रॉन है वो एक प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ नहीं जा पाएंगे, क्योंकि रिपल्शन हो रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का, तो ये इस प्लेट्स को क्रॉस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इससे हुआ क्या कि यहाँ जो मेरी प्लेट्स हैं, जो पैरेलल प्लेट, इनके बीच में भी एक पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ठीक है। और वो पोटेंशियल उतना ही ड्रॉप होगा जितना कि इस बैटरी का पोटेंशियल है। कहने का मतलब ये है, अगर इस बैटरी का पोटेंशियल 5 वोल्ट है तो इन प्लेट्स के अक्रॉस भी पोटेंशियल कितना डेवलप हो जाएगा, 5 वोल्ट, ठीक है। तो दोनों में पोटेंशियल सेम होगा तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस तो होगा नहीं, जिसके कारण क्या होगा, सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगी, ठीक है। तो यही कारण है कि डीसी जब हम सोर्स लगाते हैं किसी कैपेसिटर में तो वो करंट को अलाउ नहीं करता है, ठीक है। अब अगर हम सेकेंड केस की बात करें कि जब हमने कैपेसिटर के अक्रॉस एक एसी सोर्स की लिया है, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने क्या लिया है, एसी सोर्स। तो एसी सोर्स का जो बेसिक नेचर होता है, वो बेसिक नेचर क्या होता है कि एसी सोर्स क्या करता है, टाइम के अकॉर्डिंग, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोलैरिटी को क्या करता है, चेंज करता रहता है, ठीक है। तो अब अगर हम पहले केस की बात करें, केस फर्स्ट में क्या हो गया कि मेरा जो ए टर्मिनल था यहाँ पे पॉजिटिव था और बी पे क्या था, नेगेटिव। तो सेम पहले वाला केस की तरह होगा, यहाँ प्लेट 1 पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एक्युमुलेट हो जाएंगे और प्लेट 2 पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव एक्युमुलेट हो जाएंगे। लेकिन एसी का नेचर क्या होता है, वो पोलैरिटी चेंज होता है। तो पोलैरिटी चेंज होगी तो सेकंड केस में क्या हो जाएगा, प्लेट ए क्या हो जाएगा, नेगेटिव और प्लेट बी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इस केस में क्या होगा, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा और ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, यहाँ से मूव करके यहाँ मूव कर जाएंगे, ठीक है, बी टर्मिनल तक आ जाएंगे। फिर क्या होगा, फिर से पोलैरिटी चेंज होगी। तो इस तरीके से बाबा पोलैरिटी चेंज होने के कारण मेरा जो कैपेसिटर है वो क्या करेगा, करंट को अलाउ कर देता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में आता है, इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। If you like this video, please click subscribe to watch more such videos. Thanks for watching.